सो जैन कैंडिडेट्स कैसे हो? बढ़िया। डेफिनेटली हमें यहाँ पे आज पॉलिटी सेशन है जो पूरा खत्म करने वाले हैं, पूरी पॉलिटी को फिनिश करेंगे। और ऑलमोस्ट यहाँ पे मैंने 100 क्वेश्चन 100 एमसीक्यू पिक किए हैं, इसमें जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली एग्जाम को हमने यहाँ पे टारगेट किया है। एयरफोर्स, नेवी डबल ए, SSR, नेवी डबल ए तो भी रहा नहीं, SSR, MR, BSF, RORM का भी कोई कैंडिडेट पेपर देने जा रहा है तो वो भी इस क्लास को देख सकता है। और एयरफोर्स वाई ग्रुप का तो पेपर के लिए तो खैर डेफिनेटली है ही। और डेफिनेटली आप अगर ये क्लासेस कर लोगे ना तो आपको जो भी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली करके आने वाले हो, फिर एयरफोर्स वाई ग्रुप हो या फिर कहीं पे आप में से कोई दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा हो तो उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाएंगे। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे चारों एग्जाम के लिए यहाँ पे, और भी एग्जाम्स के लिए अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। एग्जाम रिलेवेंट चीजें होंगी और स्पेशली नेवी एस्पिरेंट के लिए तो डेफिनेटली बिल्कुल राममार टाइप का। थोड़ा सा मे बी वॉइस का हो सकता है इश्यू, मतलब ज्यादा अच्छी या बेहतर ना आए तो उसके लिए सॉरी, बट हम डिस्कस करते हैं और चलते हैं आगे। फिर से वही बात, आप सभी को पीडीएफ है जो टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे मिलेगी। सेशन पे आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ, पार्ट 1 करके हमने एक सीरीज और भी पार्ट 1 कराया जिसमें हमने पूरी जियोग्राफी को फिनिश किया, लगभग 150 क्वेश्चन किए और जिसमें पूरी जियोग्राफी फिनिश करी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन। तो वो वीडियो नहीं देखा तो लगभग उसका टाइमिंग 2 आवर का है, पेपर से पहले जरूर देख लेना टाइम निकाल के, वहाँ पे भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। चलते हैं आगे और बढ़ते हैं और फिर अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। मेरी तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट। 1 से 2 क्वेश्चन पूछूंगा, जरूर बताना, सेशन पूरा देखना और डेफिनेटली आप सभी के लिए पेपर में क्वेश्चन हिट करेंगे, ये मैं बता रहा हूँ। आप सभी को मैच भी करवाऊंगा, ठीक है। चलो, हाँ, इंग्लिश वाले कैंडिडेट को लग रहा होगा भैया इंग्लिश में नहीं टाइप कर पा रहा है तो थोड़ा सा टाइम का इश्यू रहता है और टाइपिंग में थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है, तो आप समझा करिए, नहीं तो हमें उसमें ज़्यादा टाइपिंग वगैरह करने वाली ज़्यादा वो वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। जो अपनी संविधान है ना, संविधान जो है ना, जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, वो उसका जो पहली मान लो गठन हुआ था, उसका मीटिंग जो हुआ था पहला, वो कब हुआ था, ठीक है। अगस्त 1946 में, अगस्त 1946 में, जुलाई 1946 में, जून 1946 में, जुलाई 1947 में। तो जो संविधान सभा का गठन है ना, वो भाई जुलाई 1946 में हुआ था। कब हुआ था? जुलाई 1946 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में बन के आ सकते हैं, वो मैं यहाँ पे सारे के सारे आपको बताऊंगा, ठीक है। जब अपना संविधान सभा का गठन हुआ तो जुलाई 1946 में हुआ। ये क्वेश्चन में आपका आ सकता है, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। 1946 में ही क्या हुआ था? 1946 में आपका कैबिनेट मिशन आया था, ठीक है। ये पेपर में आपके पूछा हुआ है, कैबिनेट मिशन आया हुआ था, ठीक। अब ये आपके नेवी के एयरफोर्स के लेवल का क्वेश्चन पूछेगा कैबिनेट मिशन किस साल आया था, तो आप बताओगे 1946 में, ठीक। और इसमें कैबिनेट मिशन में 3 लोग आए थे, ठीक है, 3 फॉरेनर थे, ठीक। वो उन तीनों के नाम पूछ देता है तो वो एसएससी लेवल का हो जाता है, ठीक है। अब उनमें से उन तीनों के बारे में बहुत अंदर तक का पूछने का तो फिर उससे अपर लेवल पीएससी लेवल का हो जाता है, बट आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बहुत है, ठीक है। इन तीनों में एक जो पहला आदमी था, जो हेड था, उसका नाम भले आपको जानना हो तो मैं बता देता हूँ, पैथिक लॉरेंस था। ये पूछेगा नहीं आपके पेपर में, लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस था, ठीक है। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पे, और ये हुआ गठन कब हुआ। अच्छा, इसकी पूछे अगर आपका पहली बैठक कब हुई। संविधान सभा का गठन तो आपने पढ़ लिया कि किसी चीज को बनाने के लिए सबसे पहले कब बनाई गई, तो जुलाई 1946 में बनाई गई। सर, जुलाई होता है कौन सा महीना होता है? 7वां महीना होता है, ठीक है। तो इसी के 5 महीने बाद 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। अब इस संविधान सभा में कौन कौन से लोग थे वो भी चीज हमें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। संविधान सभा में कौन कौन से लोग थे हमें ये पता होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे देखो, अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए सबसे पहले, अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए सबसे पहले, ये पूछेगा। ये नहीं पूछा आज तक आपके पेपर में कभी कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, ऐसे आपको पता होना चाहिए 9 दिसंबर 1946 को। और इसमें सबसे पहले पूछा गया भारतीय संविधान के जो पहले अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे, ठीक है, वो आपके पेपर में पूछा है। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद
सिन्हा। ये आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ और फिर से पूछा जा सकता है कि जो संविधान सभा थी उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ठीक है, अगर आपका स्थायी अध्यक्ष पूछ लिया जाए, ठीक है, ठीक है, ये तो मान लो टेम्परेरी हो गए, लेकिन जो परमानेंट जो अध्यक्ष बने वो कौन बने, तो अध्यक्ष जो आपके परमानेंट बने वो बने सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे वो बने, इन्हें 1963 में नोबेल अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या था, संविधान सभा का गठन कब हुआ, जुलाई 1946 में। उसके संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई उस 5 महीने बाद 9 दिसंबर 1946 को ही। इसके जो कैबिनेट मिशन बोला जाता है कब आया, सर 1946 में आया। और उसके बाद इसके जो हेड थे वो कौन थे, हेड मतलब वो तो ठीक है, उसमें 3 लोग आए थे कैबिनेट मिशन में। जो संविधान सभा बनी उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, अगला, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो मैंने अभी आपको बताया 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। तो ये क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम थोड़ा सा हाँ, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, 3rd नंबर। तो हमने डेफिनेटली अभी देखा यहाँ पे कि जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। ठीक है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका एक उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए थे। पेपर में अगर पूछ लेता है उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया, उद्देश्य प्रस्ताव मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया, तो वो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम आपके प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है भाई, भारतीय संविधान का ड्राफ्टिंग कमेटी होती है ना भाई, ड्राफ्टिंग कमेटी, इसे हम बोलते हैं COMMITTEE, कमेटी की स्पेलिंग सही लिखना है यार। हाँ, और उसके बाद आपका प्रारूप समिति, इसी को बोलते हैं प्रारूप समिति बोलते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पूछा जाता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे भारतीय संविधान के, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, और अगर भीमराव नहीं पूछता तो इसका पूछ लेता है संघ समिति के कौन थे, संघ समिति के। देख भाई, संघ होता है केंद्र, संघ मतलब होता है केंद्र, राज्य अलग हो गया, केंद्र अलग हो गया, तो संघ मतलब केंद्र। और केंद्र में पहला किसका शासन था, तो जवाहरलाल नेहरू का ही तो पहला शासन था, क्योंकि प्रधानमंत्री का ही शासन होता है केंद्र में इंपॉर्टेंट। तो ऐसे आप इसको याद कर लेगा। ठीक है, और इधर के लिए क्या होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ड्राफ्टिंग कमेटी थे, जिन्हें प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी हम बोला जाता है। अब इन्होंने अपना भारत का संविधान बनाया। ठीक है, इसमें और भी टीम थी पूरी, टोटल 7 लोग थे। एसएससी के पेपर अगर आप कोई देता है तो उसमें उन 7 लोगों के नाम भी पूछा जाता है, बट आपके पेपर में नहीं पूछेगा। पूछा जा सकता है कितने लोग थे, तो टोटल 7 लोग थे भीमराव अंबेडकर को लगा करके। भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा सर, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन भारतीय संविधान को बनाने में समय लगा। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। ठीक है, अब हमसे यहाँ पे स्थायी अध्यक्ष पूछ लिया, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो डेफिनेटली आप सभी को अब यहाँ पे चीजें क्या है, कुछ ना कुछ चीजें आपको एलिमिनेट हो गई, आपको पता है। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा नहीं हो गए, तो अस्थायी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, मैंने क्या बताया, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, या इंग्लिश में इसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी लिखा जाता है बहुत बार, तो उसके थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री भारत सरकार के, जिससे पहले कानून मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हाँ, अभी क्या है 2021, अब से मैं पूछूं, अभी रिसेंट में एक MCQ था
अभी जो कुछ दिनों पहले भारत के कानून मंत्री चेंज हो गए हैं, लेकिन इससे पहले के फॉर कानून था और के फॉर किरण रिजिजू था। ठीक है, के फॉर किरण रिजिजू था। तो आप सभी मुझे ये कमेंट बताओ कि अभी जो कानून मंत्री हैं वो कौन है भारत सरकार के? कानून मंत्री जो हैं वो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि कौन है। कुछ दिनों पहले इनकी जगह पे मतलब किरण रिजिजू की जगह पे वो आए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गया ना इसका आंसर। सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गया आपके पहले मतलब कि गृह मंत्री मान लो, सूचना एवं प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, आप स्टैचू ऑफ यूनिटी डेफिनेटली जानते होंगे, 182 मीटर अहमदाबाद पे है गुजरात में। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ड्राफ्टिंग का मतलब उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए थे 1946 में 13 दिसंबर को। हाँ, और बी एन राव क्या था? बी एन राव मतलब सलाह देने वाले समिति के ये भी अध्यक्ष थे। चलो, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? देखो, भारतीय संविधान बनाने के लिए भाई बोला गया, ठीक है, उसमें बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन मतलब लगे, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। लेकिन वो संविधान बन के कब तैयार हो गया, मतलब बिल्कुल लागू नहीं हुआ, लेकिन तैयार कब हो गया? तो ऑप्शन 26 जनवरी, आप यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1950 को, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जिन कैंडिडेट को नहीं पता होता पक्का गलत कर देते हैं। भारतीय संविधान, देखो भाई, संविधान जो बन के बिल्कुल रेडी हुआ ना, तो अपना संविधान जो पूर्णतः लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। पूरी तरह से अपना संविधान बन के जो लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को। लेकिन चार्जर लगा दो यार। लेकिन पहले जो था अपना संविधान, ठीक है, बना कब? वो बना 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, मतलब कंप्लीट हो गया था 26 नवंबर 1949 को। अपना जो संविधान था वो कंप्लीट हो गया था बन के, लेकिन उसे पूर्णतः कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पे पूछा है संविधान को कब अंगीकृत किया गया, मतलब मान लो बन के रेडी कब हो गया? तो 26 नवंबर 1950 को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़े यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, ये चीज आपको समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियों की संख्या है? अनुसूचियों की संख्या कितनी है पूछा, पक्का मतलब पूछा जा सकता है। जब भारतीय संविधान बना था, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बना, तब अनुसूचियों की संख्या थी भाई मेरे 8। ठीक है, लेकिन फिर बाद में 4 अनुसूचियां और बढ़ गई। ठीक, नवी अनुसूची में आपको बता देता हूँ, नवी अनुसूची जो थी, ठीक है, वो आपका नगर मतलब वो भूमि सुधार से संबंधित हुई, भूमि सुधार से संबंधित हुई, वो ऐड की गई। ठीक है, 10वीं जो अनुसूची थी, ठीक है, वो 92वां संविधान संशोधन दल बदल व्यवस्था से संबंधित है, दल बदल व्यवस्था से। 11वीं जो अनुसूची है वो आपका मतलब कि न्याय पंचायत से संबंधित हुई, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हो गई। और जो 12वीं अनुसूची है वो मैं आपको बता देता हूँ। 12वीं अनुसूची जो है वो आपका नगर पालिका से संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, और यहाँ पे अभी मतलब ये अभी कितनी टोटल हो गई हैं? तो 8 तो पहले थी, 4 ये मैंने आपको बता दी, तो टोटल कितनी हो गई? 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ आपको क्यों लिए। वैसे तो अनुसूचियां अब आज तक नहीं पूछा कि अनुसूची पहली से अनुसूची से लेके, अब बताइए, आपसे पूछ लेता हूँ कि बताओ भाषा कौन से अनुसूची में आता है? तो 8वीं अनुसूची में आपका भाषा को रखा गया। इंग्लिश में से हम बात करते हैं, इसे हम शेड्यूल बोलते हैं। ठीक है, शेड्यूल बोलते हैं 8वीं अनुसूची में। वर्तमान में भारतीय संविधान में की अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो 12। ठीक, जब भारतीय संविधान बना था तो उसमें जो भाग थे, भाग, ठीक है, पार्ट जिसे बोलते हैं, तो भाग कितने हैं? 22 भाग थे। ठीक, और आपका अनुसूची जो शेड्यूल होती है, शेड्यूल जो होती है SHEDULE मान लो, शेड्यूल जो होती है वो 8 होती हैं जब बना था संविधान। और जो आर्टिकल थे 395 आर्टिकल 395 अभी भी हैं, लेकिन अभी उनके भाग बन चुके हैं। ठीक है, तो वो 400 से भी ज्यादा हो चुके हैं, 450 से भी ज्यादा हो चुके हैं। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि कितनी अनुसूची है, तो 12 हो चुकी है। अनुसूची में ये भी बताने के लिए हो जाता है कि क्या किसमें क्या है। मैं अगर आपको याद भी दिलाऊं तो जैसे पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, चौथी आपकी अनुसूची पूछा जा सकता है। ठीक है, पहली अनुसूची भारत के केंद्र एवं संघ से क्षेत्रों से संबंधित हो जाती है। दूसरी अनुसूची, रुको एक सेकंड, थोड़ा नीचे चलते हैं फिर आपको बताते हैं। ठीक है,
अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे पहली अनुसूची फर्स्ट है, जैसे फर्स्ट अनुसूची केंद्र एवं संघ क्षेत्रों से, मतलब राज्य एवं संघ क्षेत्रों से मान लो संबंधित है। दूसरी जो अनुसूची है वो आपका सैलरी से संबंधित है, सैलरी से संबंधित है। सर किसकी सैलरी से? यहाँ पे तीसरे पे शपथ, तीसरे पे शपथ। सैलरी मतलब कि जो अब सैलरी जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनकी सैलरी से संबंधित है। बड़े लोग लाइक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, उसके नीचे भी और भी सारे बहुत सारे पद होते हैं, तो उनसे उनके सैलरी से संबंधित। तीसरी शपथ से। चौथी आपका जो आपका उच्च सदन होता है, राज्यसभा की सीटों से संबंधित होती है, ठीक है। पांचवी केंद्र व राज्य से संबंधित होती है, संघ से संबंधित होती है, ठीक है। तो ऐसे करके सारी के सारी हो जाती हैं। चलो, तो भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? मैंने क्या बताया था इससे कुछ देर पहले? सर पूर्ण रूप से लागू 26 नवंबर को नहीं हुआ था। बन तो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो आंसर नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो आप सभी ने सुना होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, हम सभी भारत के लोग, ठीक है ना। तो वही पूछा जाता है संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना को ही संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान की जो प्रस्तावना है ना, उसी को कुंजी कहा जाता है, जिसमें कहा जाता है हम भारत के लोग, हम मतलब एकता, अखंडता, ठीक है, ये समाजवादी, ये शब्द जो जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए। तो उसी से क्वेश्चन पूछते हैं कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? अब ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे यहाँ पे पढ़ने के लिए बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन मैं जितना बताऊंगा आप उतना जरूर देख लेना, ठीक है। संसदीय प्रणाली हमने कहाँ से ली? देखो हमारा जो संविधान है, ठीक है, सभी के देशों के से मिलके बना हुआ है। सिंपल सी बात है, हमने दूसरे देशों से काफी सारी चीजें पिक करी और अपना एक बड़ा सा संविधान लिख के तैयार कर दिया। अब शासन की संसदीय प्रणाली उसमें से कहा जाता है, तो वो कहाँ से लिया गया ये हमसे पूछ दिया है। तो हमने वो चीज ब्रिटेन से ली है। कहाँ से लिए? ब्रिटेन से लिए। ब्रिटेन से हमने एक प्रक्रिया और भी ली है, ठीक है। एकल नागरिकता, हमारे देश में क्या है? एकल नागरिकता का प्रावधान है, एकल नागरिकता, ठीक। ब्रिटेन से हमने एकल नागरिकता ली है, शासन की संसदीय प्रणाली ली है, एक और लिख लेना कानून निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया। भैया ये याद कैसे करेंगे? याद करने का सबसे अच्छा, ये तीनों में मतलब अभी इनमें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे यार, ये बहुत पूछा जाता है बेसिकली, ठीक है। तो संसदीय प्रणाली और एकल, बेसिकली विधि मतलब कानून निर्माण की प्रक्रिया याद ऐसे कर लो कि जब हम ब्रिटिशर्स का राज था हम पे, ठीक है, तो उसी टाइम हमने कानून वगैरह पे लाइक उसी टाइम हमने उन्हीं के कानून से अपना कानून ले लिया, ऐसे याद करो, ठीक। आगे अगर बात कर लेते हैं यूएसए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूएसए। ये जो प्रस्तावना के ऊपर बात करी ना, ऊपर प्रस्तावना, तो ये प्रस्तावना हमने यूएसए से ही पिक करी है, यूएसए के संविधान से करी है प्रस्तावना, प्रस्तावना यूएसए से करी है। उसके बाद आपका मौलिक अधिकार जो है, अपने मौलिक अधिकार है, ठीक है, वो भी बताऊंगा। पूरे जो 12 से 35 आर्टिकल में आते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, वो भी थोड़ा शुरू में आपको टाइम लगेगा, ठीक है। मौलिक अधिकार हो गए। और जो अपना राष्ट्रपति है भाई, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, महाभियोग लगाया जाता है, मान लो महाभियोग लगाया जाता है, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाता है। और राष्ट्रपति के साथ उपराष्ट्रपति का पद जो होता है ना, उपराष्ट्रपति का पद, वो यहीं पे आ जाता है, ठीक। और जो अपना सुप्रीम कोर्ट है, हाँ सुप्रीम कोर्ट है, इसका जो मतलब गठन होता है, एससी का सुप्रीम कोर्ट का गठन मान लो, वो इन्हीं के संविधान से हमने पिक किया कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ऐसे ऐसे से बनेगा, ठीक। यूएसए के संविधान से इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। प्रस्तावना हो जाती है, मौलिक अधिकार हो जाते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद और सुप्रीम कोर्ट का गठन, ठीक। अब अगर हम बात कर लेते हैं रूस से हमने केवल एक चीज पिक करी है, मौलिक कर्तव्य जो होते हैं, ठीक है, जो मौलिक कर्तव्य हैं अपन 51 आर्टिकल में सभी को देखने को मिल जाते हैं, वो हमने रूस से पिक किए हैं। अगर हम बात कर लेते हैं कनाडा से, ठीक है, तो केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, के फॉर केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति, ये हमने कनाडा के संविधान से चीज पिक करी है, ठीक है। अब
अब जो आपके पेपर में और दो पूछे जा सकते हैं, 2-3 वो देखो। सबसे ज्यादा मतलब आपको अभी तक का अगर दो मैं बोलूं कि सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले कौन से हैं, तो एक तो आपका पूछा जा सकता है आपके पेपर में ये मौलिक अधिकार, और दूसरा मैं आपका लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, वो है आयरलैंड से हम लेते हैं। क्या लेते हैं? आयरलैंड से हम लेते हैं, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। और वो क्या है यहाँ पे मैं बताता हूँ, नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से ही लिए हैं, ठीक। और इसे हम इंग्लिश में डीपीएसपी बोलते हैं। आर्टिकल 36 से 51 में आ जाते हैं। दूसरी बात हम आपको और भी बता देते हैं, ये हो गया आपका आयरलैंड। दूसरी बात हम आपको यहाँ पे और भी बता देते हैं, रुकिएगा। यहाँ से हमने जैसे अपना जो प्रेसिडेंट होता है ना, राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का जो पद है ना, वो हमने आयरलैंड के संविधान से ही लिया है। अब जिन कैंडिडेट को नहीं पता, वो हमेशा यूएसए के साथ में आंसर में जाते हैं, वो हमेशा यूएसए आंसर क्लिक करते हैं, ठीक है, लेकिन इसका आंसर यूएसए नहीं होगा। ओके, इसका आंसर यूएसए नहीं होगा। इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? आयरलैंड, नीति तत्व, राष्ट्रपति का पद, ठीक है। एक और याद कर लो, एक से दो और याद कर लो, क्योंकि पूछा जाएगा पेपर में यार, मैं नहीं चाहता कि आप इसमें मतलब वो रिस्क लो। ओके, आगे जैसे आपातकाल पड़ जाता है, तो आपातकाल किस आर्टिकल मतलब कहाँ से लिया है? तो आपात उपबंध हमने लिए हैं जर्मनी के संविधान से, आपात उपबंध लिए हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से एक चीज बहुत पूछी जाती है, समवर्ती सूची हमने कहाँ से ली है? तो हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से समवर्ती सूची ली है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। एक और बस लास्ट, यहाँ पे साउथ अफ्रीका लिख देता हूँ। अपना जो आर्टिकल 368 है ना, इसमें है कि भाग 20, मैंने आपको 22 भाग बताए थे ना, उसमें भाग 20 में ये चीजें मेंशन है आर्टिकल 368 में, कि जो अपना संविधान है ना, उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें संशोधन कर सकते हैं। संविधान में संशोधन कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 368 में भाग 20, ठीक। तो अभी जो हमने यहाँ पे लिखा ना, ये सारे के सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। जर्मनी से हमने जिनका, मान लो जर्मनी जिनके पास मनी नहीं होती, वहां पे अकाल पड़ता है, आपात होता है, तो आपात उत्पन्न हो गया। ऑस्ट्रेलिया में समवर्ती सूची, तो ऐसा मान लो कि ऑस्ट्रेलिया के लोग जो हैं, अब तो ऑस्ट्रेलिया में ट्रे आ रहा है, ठीक है, ट्रे, तो ऑस्ट्रेलिया के लोग लाइक ऐसा नहीं है कि सबको समान समझते, मतलब जब कुछ खाने के लिए देने जाते हैं तो समान ही देने जाते हैं, मतलब सम ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऐसे समान ट्रे में देने जाते हैं, ऐसे याद कर लो, ठीक है। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है? अपने संविधान में संशोधन करना। तो अफ्रीका मान लो ऐसी कंट्री है कि जहाँ पे उतना ज्यादा विकास नहीं है, लेकिन आप सभी समझोगे कि वहां से क्या हमने लिया है। मैंने बस आपको थोड़ा थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करा रहा हूँ। अफ्रीका इंपॉर्टेंट मतलब थोड़ा निचला आ जाता है, लेकिन भारत के संविधान में बहुत बड़ा उसका रोल हो जाता है, इस वजह से संविधान में संशोधन हो जाता है। यूएसए वैसे भी बड़ा है, तो मैंने क्या बताया, संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है, तो यूएसए से हो गया। मौलिक अधिकार हमने यूएसए से लिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना मतलब राष्ट्रपति को हटाना, वो हमने यूएसए से लिया। उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से लिया। इंपॉर्टेंट आयरलैंड वाला इस वजह से था क्योंकि एक तो नीति तत्व में पूछ लेता है आपको कहाँ से लिए गए हैं, डीपीएसपी, तो आयरलैंड से लिए। और राष्ट्रपति का जो पद होता है ना, वो भी हमने वहीं से लिया है, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आगे कनाडा से केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। ब्रिटेन से हमने एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया और संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया है। रूस से मौलिक कर्तव्य हमने पिक किए हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हो, समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई? तो समवर्ती सूची समान में हम वर्ती लाइक बांटते हैं, वर्ती मान लो ऐसे कुछ करते हैं, ठीक है, सम में बांटते हैं सभी चीजों को। तो कहाँ से ली है? तो हमने ऑस्ट्रेलिया, ट्रे में बांटते हैं तो ऑस्ट्रेलिया से ली है, ठीक है। और हमने यूएसएसआर से क्या लिया है? मौलिक कर्तव्य लिए हैं, ठीक है, मौलिक कर्तव्य लिए हैं यूएसएसआर के संविधान से। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? प्रस्तावना ली है। उसके बाद आपका प्रस्तावना ली है। उसके बाद हमने यहाँ पे मौलिक अधिकार भी ले लिए हैं। मौलिक अधिकार यहाँ से हमने अमेरिका के संविधान से पिक किए हैं।
सर्वोच्च न्यायालय का गठन, सुप्रीम कोर्ट का गठन भी हमने अमेरिका के संविधान से ही लिया है, ठीक है। और राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट होता है उस पर महाभियोग लगाना, और उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट का जो गठन होता है वो हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से ही पिक किया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सर नेक्स्ट बात है जिसमें आपात उपबंध, जिनके पास मनी नहीं होती वहाँ पे आपात तो लगेगा, तो जर्मनी हो जाता है। अब भाई अफ्रीका को हम थोड़ा सा निचला देश मानते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी की भाई कैपिटल क्या है, बर्लिन, ठीक है। जर्मनी की कैपिटल क्या है, बर्लिन, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, कैनबरा, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यहाँ पे चलता है। अमेरिका की वाशिंगटन, वाशिंगटन यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी आपका डॉलर ही चलता है, ठीक। आप सभी मुझे दक्षिण अफ्रीका की करेंसी कमेंट में जरूर शेयर करोगे, दक्षिण अफ्रीका की करेंसी क्या है, ओके। आगे चलते हैं, यहाँ पे जर्मनी हो गया है। आगे मौलिक अधिकार का सिद्धांत, मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं, तो आप बताओगे भैया अमेरिका से लिए हैं, ठीक है। समवर्ती सूची हमने कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया से ली है। वैसे देखो यहाँ से हमने और भी चीजें पिक करी है, लेकिन जो मैंने आपको बताया ना वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इस वजह से, नहीं तो है हम अब मैंने अमेरिका से भी काफी सारी चीजें मिस करी हैं, ठीक है। तो उतना ज्यादा वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ठीक है, कर लो। हाँ गाइस, थोड़ा सा 1-2 मिनट वॉइस आएगा बैकग्राउंड में, बट कोई दिक्कत है, मैनेज कर लेना। मौलिक अधिकार का सिद्धांत कहाँ से लिया हमने, अमेरिका से लिया है, ठीक। ब्रिटेन से मैंने आपको वही बताया। विधि निर्माण कानून सबसे पहले हमने यहीं से बनाया। एकल नागरिकता, मान लो एकल नागरिकता हमने यहीं से पिक करी, एकल नागरिकता हमने यहीं से पिक करी, ठीक है, ब्रिटेन से। संसदीय प्रणाली हमने ब्रिटेन से पिक करी। कनाडा से केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति हमने यहीं से पिक करी, ठीक है, कनाडा से। आगे बढ़े यहाँ पे फ्रांस से भी हमने पिक करी है, जैसे कि बंधुत्व भाईचारा बनाए रखना, वो होता है फ्रांस से हमने यहाँ पे पिक किया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन किसकी प्रेरणा की स्रोत पर आधारित है, ठीक है, तो कनाडा की प्रेरणा पे आधारित है। मतलब कि कुछ शक्तियों का मान लो संघ के पास होना, कुछ शक्तियों का राज्यों के पास होना, आपस में विभाजन किसके साथ में मतलब डिवाइड है, तो कनाडा के संविधान से वो चीज हमने पिक करी है। अनुच्छेद 5 से 11 का संबंध किससे है, ठीक है, तो भाई आर्टिकल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आप सभी को आपके पेपर में अगर उतना ज्यादा आर्टिकल नहीं पूछता है तो जितने आएंगे मैं आपको बताता चलूंगा, 1-2 बता दूंगा जो इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। चलो यहाँ पे मैं आपको कुछ आर्टिकल लिख देता हूँ। अनुच्छेद 5 से 11 का संबंध किससे है, तो ये तो आपका नागरिकता से आ जाता है, ठीक है, भारत की नागरिकता से आ जाता है। और ये मौलिक अधिकार दे रखे हैं ना, ये 12 से 35 में आ जाते हैं, ठीक। और उसके बाद जो आर्टिकल बन सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो भारत का जो प्रेसिडेंट होगा ना, प्रेसिडेंट से आपका आर्टिकल 52 स्टार्ट होता है, ठीक। प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट का जैसे शपथ है वो भारत के प्रेसिडेंट होगा आर्टिकल 52 में, ठीक है। और उसके बाद प्रेसिडेंट का जो शपथ होता है ना भाई, वो आर्टिकल 60 में आ जाता है, ठीक। प्रेसिडेंट पे जो हमने अभी महाभियोग की बात करी, ये कहाँ से आ जाता है, आर्टिकल 61 में, ठीक है। प्रेसिडेंट बोलता नहीं सब किसी को क्षमा कर, मृत्युदंड का मतलब मिल जाए उसे क्षमा करने का अधिकार किसके पास है, तो प्रेसिडेंट के पास है, तो आर्टिकल 72 में आ जाता है, ठीक है। भारत का एक राज्यपाल होगा, गवर्नर होगा हर एक स्टेट का, 153 में आ जाता है, ठीक है। सरला, ठीक है, ये हो जाता है संसद, क्या हो जाती है, पार्लियामेंट, संसद, ठीक है, ये आ जाती 79। राज्यसभा पे आ जाती 80, लोकसभा आपकी आ जाती 81। ये 3 आर्टिकल आपको और पता होना चाहिए। संसद, भारत का जो यूपीएससी है ना, यूपीएससी, ठीक है, इसके अभी जो चेयरमैन है मनोज सोनी है, ये आर्टिकल 315 में आ जाता है, ठीक है। भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, ये आर्टिकल 124 पे है, आर्टिकल 124 में है। उसके बाद जो निर्वाचन आयोग है अपना, ठीक है, वो आर्टिकल 324 में है, निर्वाचन आयोग, ठीक है। निर्वाचन आयोग में 3 लोग हेड होते हैं। अभी जो उनके मेन हेड हैं वो 25वें नंबर के हैं, राजीव कुमार उनका नाम है, ठीक है, राजीव कुमार उनका नाम है। हाँ, भारत का जैसे हमने यहाँ पे बताया कि ये मतलब एक प्रेसिडेंट होगा, आर्टिकल 52 में है, तो ऐसे ही आर्टिकल 63 में भारत के एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, ये भी हमें बताया गया है, वाइस प्रेसिडेंट होगा, ये भी हमें यहाँ पे चीज बताई गई है, ओके। आगे बढ़े यहाँ पे नेक्स्ट की ओर। और भी 3 आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट पेपर में बन के आ सकते हैं वो है 352, 356 और 360। ये क्या है, आपातकाल। भारत में आपातकाल कितने तरह से लग सकते हैं, तो 3 तरह से लग सकते हैं, ठीक है। और उसमें कौन कौन से हैं, सिंपल से देखो यार,
ये जो है ये भारत में आपातकाल है, कोई जब बाहरी युद्ध होता है, आक्रमण होता है, विद्रोह होता है तो आर्टिकल 352 लग जाता है। बोलते नहीं भैया कि ज्यादा लड़ाई दंगा हुआ तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। किसी राज्य में अगर कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो उसमें राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए आर्टिकल 356 का यूज किया जाता है। जो आर्टिकल 360 है इसका यूज आप यूज करते हैं, तब यूज करते हैं आर्टिकल 360 का जब वित्तीय मतलब जो आपके पास खाने के लिए कुछ ना बचा हो तो वित्तीय आपातकाल होता है। आज तक भारत में ये कभी भी नहीं हुआ 360, ठीक है। 352 भारत में कम से कम क्या 3 बार लग चुका है, ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए मैं तीनों बार बता देता हूँ। ईयर अगर किसी को लिखना है 1961, 71 और 75। सर ये 3 साल लगातार आपका ये लग चुका है, 61, 71 और 75। ओके, समझ में आपको आ गया ना। चलो उसके लिए आपका मैंने बता ही दिया, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये कुछ आर्टिकल थे जो इम्पोर्टेंट है। भारत का जो प्रधानमंत्री होगा आर्टिकल 74 में आ जाता है, ठीक है। और फिर चलो अगर बजट का अगर पूछ लेता है, बजट जो है भारतीय संविधान का बजट है वो कौन से आर्टिकल में आ जाता है, तो 112 पे, ठीक है, 112 पे आ जाता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर बहुत सारे आर्टिकल यार पूरे के पूरे ही हो जाएंगे ना बताने के लिए, ठीक है। इस वजह से भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है, तो एकल नागरिकता प्रदान करता है। मैं पढ़ियो कहाँ से हमने ली है, तो हमने यूएसए ब्रिटेन के संविधान से ली है, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से वो चीज पिक कर दी है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, तो मैंने आज से कुछ दिनों पहले एक चीज याद करी थी, आपको बता देता हूँ। देखो बहुत पहले मतलब अभी से काफी समय पहले छेना मुनि, ये क्या होता है सर, मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान किस भाग में। सर कितने भाग हैं संविधान में, मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था 22 भाग है। कितने भाग हैं, 22 भाग है, ठीक है। अब 22 भाग में क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो इंपॉर्टेंट भाग है वो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। भाग 18 जो है, भाग 18 जो है ना उसमें आपातकाल के बारे में बात की गई है। भाग 18 में आपातकाल के बारे में बात की गई है। भाग 17 में बात की गई है, 17 में आपका भाषा से संबंधित है, ठीक है। भाग 15 जो है, भाग 15 जो है वो निर्वाचन आयोग से संबंधित है, ठीक है। भाग 14 जो है ना वो भाई सेवाओं से संबंधित है, जो मतलब गवर्नमेंट लोग होते हैं उनकी सेवाओं से संबंधित है, ठीक है। भाग 12 है जो है वो आपस में वाद विवाद की समस्याओं को सुलझाना होता है, ठीक है। तो वो सब आपको नहीं पता हो, ये ऊपर के आपको 3 पता होना चाहिए। और ये जो मैंने एक वर्ड 2 लिखे, छेना मुनि, छेना खाने वाला समझ लो और मुनि, तो बस ये आपको 4 यहाँ पे आप याद रखने हैं। बाकी इन्हीं चारों से अगर आएगा क्वेश्चन तो इन्हीं चारों से आएगा। 6 फॉर का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। और एन का मतलब हो गया छेना, नागरिकता, इनका मतलब हो गया नागरिकता। एम का मतलब हो गया मौलिक अधिकार, एम का मतलब हो गया मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। और एन का मतलब हो गया, एन का मतलब हो गया नीति निर्देशक तत्व, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डीपीएसपी, ठीक है। तो सर छेना मुनि क्षेत्रफल भाग 1 में, नागरिकता भाग 2 में, मौलिक अधिकार भाग 3 में और डीपीएसपी भाग 4 में। सर जहाँ पे भाग 4 के का में भाग 4 का एक पार्ट बना दिया गया, 4 का इसी 4 के का में आपका मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य हैं जो हमने यूएसएसआर के संविधान से पिक किए हैं, यूएसएसआर के संविधान से पिक किए हैं मौलिक कर्तव्य। तो छेना मुनि क्षेत्रफल हो गया, ना फॉर नागरिकता हो गया, यम फॉर मौलिक अधिकार हो गया, ना फॉर आपका नीति निर्देशक तत्व होता है, नीति निर्देशक तत्व जिसे हमने यहाँ पे स्पेस की वजह से डीपीएसपी लिख दिया है। और इसी चौथे भाग में आपका मौलिक कर्तव्य आपको 4 का काम में देखने को मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन में आओ, किस भाग में मौलिक अधिकार है। आपको पता था कि भैया ने छेना मुनि बताया, क्षेत्रफल भाग 1 में आता है, वो तो था नहीं। एन फॉर नागरिकता भाग 2 आपने दूसरा ऑप्शन बिल्कुल हटा दिया, ऑप्शन मतलब ये हटा दिया आपने, ना छेना मुनि मौलिक अधिकार, यम मतलब 3, यह मतलब 3 मतलब भाग 3 बिल्कुल राइट हो गया। भाग 4 आपने हटा दिया, अब आप ये भी हटा दिए दोनों ऑप्शन, ठीक है। ये तो आपका नीति निर्देशक तत्व से संबंधित हो जाएगा ये वाला। आगे बात करते हैं यहाँ पे, आगे बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की बात करता है। तो अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की बात कौन सा करता है यहाँ पे, तो वो आपका हो जाता है कौन सा, यहाँ पे आप देख सकते हो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बताया, मौलिक अधिकार कौन से आर्टिकल में आते हैं, 12 से 35,
12 से 35 पे, ठीक है। और जैसे अब यहाँ पे अब आर्टिकल बताने के लिए सारे के सारे हो जाते हैं, सारे के सारे हो जाते हैं। आप में से अगर कोई नोट कर रहा है तो बता देता हूँ, 2-3 बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आर्टिकल पहला पूछा हो जाता है आर्टिकल 17, आर्टिकल 17, ठीक है। आपके नेवी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं पूछेगा यार, आर्टिकल 17 नहीं पूछेगा, मुझे पता है, लेकिन मैं बता देता हूँ। इंग्लिश में से बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं अस्पृश्यता, ठीक है, और इंग्लिश में से बोलते हैं इनटचेबिलिटी, 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 ठीक है। आर्टिकल जैसे 16 होता है, आर्टिकल जैसे 16 होता है, तो जो आर्टिकल 16 जैसे होते हैं नौकरियों में, ठीक है, तो नौकरियों में लाइक भेदभाव ना करना, उससे ये हो जाता है आर्टिकल 16, ठीक। आर्टिकल 15 क्या हो जाता है, आर्टिकल 15 क्या हो जाता है, धर्म जाति के आधार पे लाइक लोगों को आपस में ना बांटना, ठीक है, मिलजुल के रहना, वो आर्टिकल 15 होता है, ठीक है। आर्टिकल 17 आपका जो भाषाएं, आर्टिकल 17, ठीक है, ये आप मुझे बता देना। आर्टिकल 18 जो है, अरे आर्टिकल 17 ऊपर ये बता के तो आ गया यार, इनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 जो है ये उपाधियों को उन्मूलन, जैसे कोई पद है ना उसको हटाने की प्रक्रिया से संबंधित होता है आर्टिकल 18। हाँ, आर्टिकल 18 पद किसी मतलब उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित होता है, आर्टिकल 18। ओके, आगे चले। यहाँ पे मैं आपको कुछ 2-4-5 आर्टिकल और बताना चाहता हूँ यार, मतलब पूछे जा, अभी न्यूज में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे रहे हैं, इस वजह से मैं जरूर बताना चाहूंगा, तो आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। देखो, एक तो आर्टिकल हो गया 39 और एक आर्टिकल हो गया 40, एक आर्टिकल हो गया 44। अगर एसएससी में कोई पूछा जाता है क्वेश्चन, तो वन ऑफ द फेवरेट एसएससी का आर्टिकल का क्वेश्चन है ये, और ये अभी ट्रेंडिंग न्यूज पे भी रहा है, ठीक। और आर्टिकल 45 और आर्टिकल 24, फिलहाल के लिए इतने, फिलहाल के लिए अभी के लिए इतने, आगे फिर आएंगे फिर डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 39 में कहा गया है कि जैसे कोई काम करता है ना, राज्य में कोई काम करता है, तो उसको समान कार्य के लिए समान सैलरी दीजिए, समान कार्य के लिए समान सैलरी, समान कार्य के लिए समान सैलरी दीजिए, समान कार्य के लिए समान सैलरी दीजिए। दूसरा जो आर्टिकल 40 है, आर्टिकल 40 है वो क्या है, तो इसमें आर्टिकल 40 में कहा गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन करिए, ग्राम पंचायतों का गठन करिए, ग्राम पंचायतों का गठन करना आर्टिकल 40 में कहा गया है। आर्टिकल 44 अभी मतलब बिल भी इससे रिलेटेड पारित हुआ, और वैसे भी ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर बोले तो समान सिविल संहिता बोलते हैं, समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता, सिविल प्रोसीजर कोड संहिता, ठीक है। कहाँ जा रहे हो भैया, ठीक है। समान सिविल संहिता से संबंधित होता है आर्टिकल 44। आर्टिकल 45 क्या होता है, जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे होते हैं ना, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे होते हैं ना, उनकी शिक्षा से, उनकी शिक्षा को निःशुल्क कराया जाना चाहिए, वो आर्टिकल 45 में होता है, ठीक, वो आर्टिकल 45 में होता है। और आर्टिकल 24 क्या है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को लाइक काम पे नहीं भेजना चाहिए, काम पे नहीं लगाना चाहिए, वो आपका आर्टिकल 24 होता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में, जो अपने मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है, उनका किस अनुच्छेद में उल्लेख है। मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से पिक किए हैं, हमने रसिया के संविधान से लिए हैं। अब यहाँ पे फिर से आ गया, देखो मैं आपको सारे आर्टिकल बता देता हूँ। मौलिक कर्तव्य हमने यूएसएसआर से लिया, 51 हो जाता है। मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में आएंगे सर, तो भाग 4 का ए, भाग 4 का, बगा क्यों लिख रहे हैं, भाग पार्ट 4 का 1, 4 का काम है, ठीक। आर्टिकल 51 में आ जाता है। अब 45वां अनुच्छेद हमने अभी देखा कि भाई बच्चों के लिए 6 साल से छोटे बच्चे हैं जो, उनके लिए हमें समान शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। अनुच्छेद 52 मैंने सेशन स्टार्ट हुआ था तब बताया था, ये जो 10वीं अनुसूची आई, 10th शेड्यूल आई, दल बदल व्यवस्था से संबंधित थी, दल बदल व्यवस्था से, तो वो 52वां संविधान मतलब 52वें आर्टिकल में वो चीज हमें देखने को मिल जाती है। तो ये हो गया। आर्टिकल 50 जो है ना, वो नगर पालिका, ठीक है, ठीक है, आर्टिकल 50 नगर पालिका के विभाजन से संबंधित है, तो आर्टिकल 50 वो हो जाता है। नीति निर्देशक तत्व 6 ना पहला वाला नागरिकता, मुनि तीसरा आपका यम फॉर आपका
मौलिक अधिकार और n फॉर नीति निर्देशक तत्व, तो पूछा है n चौथे पे जा रहा है तो भाग चौथे में आ जाएगा, खत्म। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो गया। आर्टिकल 36 से 51 क्या होगा, तो हमें पता है मौलिक कर्तव्य कहाँ पे है, कौन से आर्टिकल में, 51 का ठीक। नीति निर्देशक तत्व 36 से 51, और अगर मौलिक अधिकार पूछ लेता है तो 12 से 35 हो गए। चले आएंगे सर, समझ में आ रहा है ना। बस ऐसे ही खत्म करते हैं, अभी थोड़ी देर रुकिए, लगे रहिए। हाँ, पंचायतों का गठन किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 40 में। समान काम के लिए समान सैलरी आर्टिकल 39 में। राष्ट्रपति पद की अवधि कितने वर्षों तक होती है, राष्ट्रपति का अब ये ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएंगे आपके, ठीक है। तो हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो राष्ट्रपति होता है ना, वो आर्टिकल 53 मैंने आपको बता ही रखा है ऑलरेडी कि राष्ट्रपति क्या कैसा होता है। और ये जो हमने जो युद्ध बताए थे मैंने, वो शायद 1961 बता दिया था भाई। पहला तो चाइना के साथ में युद्ध हुआ था 1962, 1971 और 1975। ये मतलब 3 बार हमारे देश में वो पहले युद्ध लगे, मतलब आपातकालीन लग गए हैं, युद्ध बाहरी आक्रमण के समय, जो आर्टिकल 352 में आते हैं, ठीक है। 356 मैंने आपको बता दिया था कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होना, और 360 आपका राष्ट्रपति शासन होता है, वित्तीय आपात होता है। तो राष्ट्रपति पद की अवधि कितने वर्षों तक होती है, तो 5 वर्ष के लिए होती है, ठीक है। 5 वर्षों के लिए होती है, निश्चित नहीं ऐसा किसने कहा। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वर्तमान में कौन है, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। कितने नंबर की, 15th नंबर की है द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। सी कम्स फ्रॉम, यहाँ पर ठीक है आप समझ गए होंगे, सी कम्स फ्रॉम झारखंड, ठीक है। संथाल वहाँ की जनजाति है, पूछा जा सकता है संथाल क्योंकि वो बिलोंग करती है मैम, इस वजह से द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ओके आगे चले। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति अगर पूछ देता है तो प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल, ठीक है। और वर्ल्ड की अगर पहली महिला राष्ट्रपति पूछ देता है तो मारिया स्टेला, मारिया स्टेला, मारिया स्टेला फ्रॉम अर्जेंटीना। अर्जेंटीना यार इस बार पता है क्या जीता, वर्ल्ड कप जीता, फीफा, फीफा वर्ल्ड कप कौन जीता है, तो अर्जेंटीना जीता है, अर्जेंटीना जीता, जिसके कप्तान थे लियोनेल मेसी, ठीक है। हारा कौन है सर, फ्रांस हारा है, फ्रांस हारा है, ठीक है। 2018 में वर्ल्ड कप विनर कौन था फीफा का, तो यही फ्रांस तो विनर था 2018 में, इस बार फ्रांस आपका हारा, ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन था, क्रोएशिया, ठीक। और गोल्डन बॉल किसे मिली, तो गोल्डन बॉल इन्हीं टीम के कप्तान अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को मिली, गोल्डन बॉल इन्हें मिली। और उसके बाद गोल्डन बूट किसे मिला, गोल्डन बूट किसे मिला, तो वो मिला एम्बाप्पे, एम्बाप्पे, एम्बाप्पे बाप ये क्या पढ़ते हैं, बूट पढ़ती है, ऐसे बहुत कैंडिडेट्स में गोल्डन बूट और गोल्डन बॉल में कंफ्यूज होंगे। तो बूट मतलब जूता होता है, जो जूता किसका पड़ता है, बाप का पड़ता है, पापा का पड़ता है, ऐसे वाला पुराने टाइम वाला याद कर लो, तो एक याद हो गया, दूसरे अपने आप याद हो जाएगा, ठीक। वो अंदर तक हम चले गए, थोड़ा सा कहानी हम फीफा में पहुंच गए, राष्ट्रपति से पहुंच गए ना, चलो कोई बात नहीं। और फ्रांस के जो मतलब वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम किसी को पता है तो बताइए, वो फाइनल मैच भी देखने आए थे, दोबारा बने हैं, तो डेफिनेटली आप सभी को पता होगा। राष्ट्रपति पद की अवधि कितने वर्षों के लिए होती है, 5 वर्ष के लिए होती है, आर्टिकल मैंने आप सभी को बता दिया। हाँ, राष्ट्रपति अगर नहीं है मान लो, और उसका कार्य कौन देखेगा ये हमें पता होना चाहिए, इससे डीप में क्वेश्चन है पूछा हुआ है, ठीक है। वो बताइए, अगर आप मान लो भारत के राष्ट्रपति हैं और वो अभी प्रेजेंट नहीं है, तो उनकी अनुपस्थिति में कौन उनकी पद पे कार्य करेगा, कौन उनका पद देखेगा, तो वो भारत का जो वाइस प्रेसिडेंट होगा ना, वाइस प्रेसिडेंट होगा, वो उनका कार्य देखेगा, ठीक है। सर अभी भारत के वाइस प्रेसिडेंट कौन है, पहले कौन थे, पहले भारत के वाइस प्रेसिडेंट SR कृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनको 1954 में नोबेल मिला, ठीक है। इनके साथ में 2 लोगों को और भी मिला था, CV रमन को 1930 में, मतलब 1930 में तो उन्हें नोबेल मिला था, 1954 में भारत रत्न मिला था पहली बार उनको, और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, ठीक है। अंतिम गवर्नर जनरल वो हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, अभी आपको बताइए कमेंट सेक्शन में कि भारत के जो वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट हैं वो कौन है,
ठीक। अगर सर भारत के राष्ट्रपति नहीं है तो उनका कार्यकाल कौन देखता है? वाइस प्रेसिडेंट देखता है। सर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो कौन उनका कार्यकाल देखता है? तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ होते हैं, ठीक है, 50वें नंबर के जो है, अभी 50वें नंबर के सुप्रीम कोर्ट के शक्तिकांत दास, ऐसा मत कहना है। शक्तिकांत दास कहाँ है? शक्तिकांत दास तो अभी आरबीआई के चीफ है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चीफ है। तो सर कौन हुए? हाँ, डीवाई चंद्रचूड़, भाई मेरे डीवाई चंद्रचूड़ 50वें नंबर के जो है वो, ठीक है। तो शक्तिकांत दास कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चीफ है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा करंट अफेयर भी रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा देख पाओ यार, ठीक है। राष्ट्रपति पद की अवधि हो गई यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, भारत राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र किसे देता है, ये हमसे अगला क्वेश्चन पूछ दिया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, लोकसभा को। मैंने आप सभी को बताया लोकसभा कौन से आर्टिकल में आती है, आप सभी सरला याद कर लेना। संसद में आपका आ जाता है 79, राम में आ जाता है राज्यसभा, ठीक है, 80, और ला में आ जाता है लोकसभा, ठीक है, 81। सर राज्यसभा और लोकसभा में बड़ी कौन होती है? राज्यसभा बड़ी होती है, लोकसभा छोटी होती है, ठीक है, ठीक है। और राज्य जो बड़ा होगा उसे हम उच्च सदन बोलेंगे, जो छोटा होगा उसे हम मतलब की निम्न सदन बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे होता है राज्यसभा और लोकसभा। तो हमसे पूछा राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को करता है, ठीक है। 25 नंबर यहाँ पे हो जाएगा, 25 नंबर हो जाएगा यहाँ पे। इसका आंसर क्या होगा? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर अच्छा, भारत का राष्ट्रपति पूछा है, नहीं तो राष्ट्रपति तो उपराष्ट्रपति को करेगा, उपराष्ट्रपति को करेगा। उपराष्ट्रपति किससे करेगा? राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा, ठीक है। राष्ट्रपति को उसके पद के लिए शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश उसको शपथ दिलाता है, ठीक है। ये हो गया ना आपको। चलें आगे बढ़े आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? सर ये महान्यायवादी क्या होता है? महान्यायवादी अभी जो भारत के करंट में है के वेणुगोपाल है, के वेणुगोपाल है, ठीक है। करंट में के वेणुगोपाल है, पूछा जा सकता है, ठीक है। आर्टिकल 148 में आते हैं, 48 में आते हैं, 148 में केवल 48, 76 में महान्यायवादी केवल आर्टिकल 76 में आता है। 148 में आपका जो महाधिवक्ता होते हैं, जो केंद्र राज्यों में होता है, जैसे कि ये संघ में होते हैं महान्यायवादी, ठीक है, वैसे ही राज्यों में होते हैं महाधिवक्ता, ठीक है। ये महान्यायवादी क्या होते हैं? भारत सरकार के वकील होते हैं, भारत सरकार के वकील होते हैं, ठीक है। बड़े बड़े मतलब समझ जाओ तुम यार, ठीक। और कहीं भी किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं, लोकसभा में, राज्यसभा में, उस सदन, उसी को निम्न सदन बोलते हैं, जो चीज मैंने बोली। तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति ही उनकी नियुक्ति करता है, भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। लोकसभा के जो अभी अध्यक्ष हैं वो कौन है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। पहले मैं आपके बता देता हूँ, जीवी मावलंकर होते हैं, मावलंकर, ठीक है। अगर वोमेन की बात कर लेते हो तो रमा देवी थी, ठीक है। पहले हमने यहाँ पे बता दिया, अभी आप मुझे बताओगे कि कौन है, ओम बिड़ला है क्या और कौन है, बताओगे कमेंट में, ठीक है। राष्ट्रपति हमने डिस्कस ही कर लिया, प्रधानमंत्री कर लिया डिस्कस, उपराष्ट्रपति यहाँ पे जगदीप धनखड़, डेफिनेटली आप सभी को पता होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? तो कुछ देर पहले मैंने आप सभी को बताया था, तो ये दो आर्टिकल आपको पहले ही पता चलेगा, ये तो संसद से रिलेटेड है, ठीक है। और ये आपका उसी राज्यसभा से संबंधित हो गया, ठीक है। नहीं, ये हुआ फिर से लिख देता है, संसद 79 होता है, 80 ये राज्यसभा से, ये लोकसभा से। और आर्टिकल 70 मैंने आपको पहले ही बताया था कि 52 से लेके 72 तक और आगे तक राष्ट्रपति से संबंधित है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप सभी को पता चल गया। उसके आगे फिर मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट से संबंधित आर्टिकल, मतलब जी प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, आर्टिकल 75 में है। बाद में वित्तीय पाद कितनी बार लगाया गया? तो वित्तीय पाद भारत में आज तक एक बार भी नहीं लगाया गया, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आर्टिकल 352 में क्या है? राष्ट्रीय पाद, वित्तीय पाद, राष्ट्रपति शासक, ये सब नहीं सर, राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 में सही है, और वित्तीय आपात तो आर्टिकल 360 में होता है, और राष्ट्रपति शासन आर्टिकल हमने ये डिस्कस किया था ना 356 में होता है, 4 के गैप में होता है, तो इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 356 हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, 356 में होता है। आगे, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद कहते हैं प्रधानमंत्री? तो ठीक है,
अनुच्छेद 352 में किस आपातकाल की बात की गई? हो गया राष्ट्रीय आपात की घोषणा का आधार क्या, मतलब जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है उसकी घोषणा कारण क्या क्या है? युद्ध हो जाते हैं, बाहरी आक्रमण हो जाता है, सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, ये सभी के सभी रीजन है। वित्तीय आपात आर्टिकल 360, जब लोग खाने पीने के लिए ना हो तो आर्टिकल 360 में हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। आगे चलते हैं यहाँ पे, लोकसभा क्या था? लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचनावधि क्या होती है? ठीक है, तो यहाँ पे लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचनावधि क्या होती है? तो आर्टिकल 1 माह होता है, मतलब कि 1 मंथ का समय होता है सर, 1 मंथ का समय होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, अगला क्वेश्चन मतलब ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में पहले नंबर पे आता है। किसी राज्य का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता, मतलब देखो किसी सभा का है तो मान लो जैसे कि जैसे मान लो आप हो यार, हाँ, और आप अपने घर के मालिक नहीं हो फिर भी चलती आपकी है, तो ऐसा वाला सीन है। तो किसी सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, ठीक है, किस सभा का अध्यक्ष, लेकिन उसका अध्यक्ष सदस्य नहीं होता। देखो किसी सभा का अध्यक्ष है लेकिन उसका सदस्य नहीं है, ठीक है, मेंबर नहीं है, वो कौन होता है सर? वो राज्यसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, ठीक है, और राज्यसभा का सदस्य होता है। तो ये आर्टिकल कौन सा आर्टिकल 60, मैंने आपको वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 63 में बताया था ना, तो आर्टिकल 64 में ये है, ठीक है, आर्टिकल 64 में है। ये भारत का जो वाइस प्रेसिडेंट होगा ये क्वेश्चन पक्का आता है, ये जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भी होता है। आगे बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होती है? मैं थोड़ा सा राज्यसभा और लोकसभा के बारे में आप सभी को डीप में थोड़ा सा बता देता हूँ, आप सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 होती है, ठीक है। अब पहले तो मैं थोड़ा संसद के बारे में पूछेगा संसद जो है भारत की किन किन चीजों से मिलकर बनी है, ठीक है, तो तीन भागों से मिलकर बनी है। नंबर 1 आपका भारत का प्रेसिडेंट, हाँ, राष्ट्रपति आता है आपका संसद में। नंबर 2 आपका लोकसभा आती है, ठीक है, लोकसभा वैसे निम्न सदन होता है लेकिन मैंने ऊपर लिख दिया, कोई बात नहीं है। नंबर 3 आपका राज्यसभा आती है, ठीक है, ये हो गए 3 भाग। अब इनके बारे में थोड़ा सा, राष्ट्रपति के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए आपको एज पता होना चाहिए 35 ईयर, ठीक है, 35 ईयर। अब हम थोड़ा राज्यसभा के बारे में डिस्कस करेंगे, ऊपर चलते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? तो 250, ठीक है, अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? 250, ठीक है, और वर्तमान में कितने होते हैं? 245, बस इतना याद रखना, ठीक है। फिर कुछ केंद्र से होते हैं, कुछ राज्य से होते हैं, ठीक है। 233 ऐसे केंद्र से हो जाते हैं और 12 आपका मनोनीत किए जाते हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ वो भी, चलो 233 आपका केंद्र सरकार से हो जाते हैं, मतलब कि चुनाव की प्रक्रिया द्वारा, और ओके उसके बाद 12 आपका मनोनीत कर लिए जाते हैं, ये हो गया। ओके, 12 व्यक्ति वही होते हैं जो कला साहित्य विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा करते हैं। इंपॉर्टेंट क्या, जो राज्यसभा है ना, इसका अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये, इनका जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष का, 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है, ठीक है। अगर राज्यसभा के लिए मतलब चुनाव हो तो इसके लिए एज क्या होनी चाहिए, ठीक है, इसके लिए एज क्या, मतलब कोई राज्यसभा में बनना चाहता हो तो इसके लिए एज क्या होनी चाहिए? तो 30 ईयर, 30 साल का तो मिनिमम होना ही चाहिए। 30 साल मतलब इसके लिए एलिजिबिलिटी है कि 30 साल आपने कंप्लीट कर ली हुई तभी आप राज्यसभा के लिए मान लो एलिजिबल है। 30 ईयर्स, 6 साल। और एक चीज यहाँ पे और आ जाती है, ठीक है, राज्यसभा में पूछ ले सबसे ज्यादा सीटें किस स्टेट की हैं? उत्तर प्रदेश की हैं 31, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र हो जाता है, ठीक। हाँ, ये चीज आपको समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और इसके जो मतलब वो सीटें होती हैं हर मतलब 1/2 वर्षों में मतलब बदलती रहती हैं, हर 2 वर्षों में चेंज होती रहती हैं। ये हमने राज्यसभा के बारे में पढ़ा, हम थोड़ा सा लोकसभा के बारे में देख लेते हैं। लोकसभा में टोटल कितनी सीटें होती हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो 552 होती हैं। टोटल कितनी होती हैं? 552 होती हैं। इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का होता है। इनके लिए एज कितने वर्ष चाहिए होती है? 25 वर्ष चाहिए होती है। इसे 5 का स्क्वायर करा दिया, 25 वर्ष चाहिए होती है, बस इतना याद रखो, ठीक है। चलो, तो किसी सभा का अध्यक्ष, ये हम क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, 250 हो गया। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय को कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा मनोनीत कर सकता है, ठीक है, तो ये हमसे पूछ चुका है, मतलब ये हटा दिया गया, तो ये वाला क्वेश्चन लॉजिकलेस है, ठीक है। अगर ये पूछ भी, रुकिएगा गाइस थोड़ा सा इसे छोटा कर लें तो आई होप स्क्रीन में आ जाएगा।
चलो कोई नहीं। धन विधेयक किसी सदन में प्रस्तुत किया जाता है। जो धन विधेयक होता है वो किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो सर धन विधेयक कौन से आर्टिकल में है? तो 110 में। ठीक है, धन विधेयक 110 में है और लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। किसमें? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा निम्न सदन होता है, राज्यसभा उच्च सदन होता है। ठीक है, मैं ऊपर वाले क्वेश्चन का आपको आंसर बता ही देता हूँ अगर पूछ लेते। वैसे हटा दिया गया 104 संविधान संशोधन से, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। आपसे पूछ लिया है राष्ट्रपति आंध्र भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? तो आर्टिकल 35 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 2 को कर सकता था, केवल 2 को कर सकता था। ठीक है, मैंने क्रॉस लगा रखे क्योंकि अभी हट चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव करने के लिए न्यूनतम सांसदों की समर्थन की आवश्यकता होती है। तो कम से कम 50 सांसद आपके पास, अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो कम से कम 50 सांसद आपके पास होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यपाल जो होता है का कार्यकाल होता है, राज्यपाल का कार्यकाल 153 में मैंने आपको बताया। राज्यपाल 153 आर्टिकल नंबर 153 में होता है। ठीक है, राज्यपाल के भी पास भी क्षमादान की शक्ति है, मतलब मृत्यु की क्षमादान की शक्ति नहीं है, लेकिन वो थोड़ी सजा कम कराई जा सकती है, तो आर्टिकल 161 में आ जाता है। ठीक, और उसके बाद जैसे कि जो आप में से कुछ ऐसे होंगे जो कॉलेज जाते होंगे, ठीक है, या फिर आपकी जानकारी में कोई है कॉलेज जाता है, तो मतलब यूनिवर्सिटीज मान लो, तो उनका कुलाधिपति मतलब उनका मतलब मेन लीडर वो भी भारत का राज्यपाल ही होता है। और आर्टिकल 154 में पता है क्या कहा गया कि भारत का जो गवर्नर होगा, राज्यपाल होगा ना, वो उसकी पहला नंबर वो मतलब एक राज्यों से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। मुझे आप कोई भी एक ऐसे गवर्नर का नाम बता सकते हो जो इस समय करंट में एक से ज्यादा स्टेट का गवर्नर हो? ठीक है, वो होता है राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये हमसे अगर पूछेगा, पक्का पूछेगा कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति आप जैसे आप यूपी के हैं तो आप राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? तो जो हाई कोर्ट है ना यूपी का, इनके जो चीफ होंगे, ठीक है, यूपी की हाई कोर्ट के जो चीफ होंगे, यूपी का हाई कोर्ट कब बना था? 1866 में, 1866 में। पहली बार हाई कोर्ट कब बना? कलकत्ता में 1862 में। ठीक है, और जून वाले टाइम में, और फिर उसके बाद मुंबई में बना 1862 में 14 अगस्त को, और फिर 1862 में 15 अगस्त को आपको बना मद्रास में। ये तीन इसी के 4 साल बाद वाले ये बना था आपका। ठीक है, इलाहाबाद। इसके 100 साल बाद बना था दिल्ली 1966 में, सॉरी। राज्यपाल का कार्यकाल क्या होता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक 5 वर्ष तक हो जाता है, 6 वर्ष तक हो जाता है। 38 नंबर इसका हमें राइट आंसर यहाँ पर डिस्कस करना है। तो मान लो जब तक राष्ट्रपति चाहता है तब तक हो जाता है, वैसा कुछ टाइम पीरियड होता नहीं। राम नाईक, ये वाला क्वेश्चन कह रहा भी है नहीं, राम नाईक का नहीं पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं, यूपी का क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? अब मुख्यमंत्री की नियुक्ति, भारत का मुख्यमंत्री बनने के लिए एक मिनिमम एज कितना होना चाहिए? तो 25 ईयर किसी स्टेट का मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। और नियुक्ति कौन करता है? तो भाई राष्ट्रपति नहीं करेगा यार। मुख्यमंत्री जैसे कि सेंटर में पावर होता है केंद्र सरकार के पास, मतलब प्रधानमंत्री के पास, ठीक है, वैसे ही राज्यों में मेन पावर मुख्यमंत्री के पास होता है, लेकिन बड़ा मान लो वैसे कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। आगे राज्यपाल का कार्यकाल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन हम वो आपके लायक नहीं है, थोड़ा सा पुराना है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे वह विषय जो संविधान की किसी भी सूची में शामिल नहीं है। देखो सूची फिर कितनी है? सूचियां हैं, 12 सूचियां हैं। जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है उस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? अब यहाँ पे कुछ कैंडिडेट जिनको नहीं पता होगा वो यहाँ पे सी पे चले आएंगे, नहीं होगा सी यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। मतलब कि संविधान की किसी भी सूची में, मतलब कि 12 सूचियां मान लो, और उसमें राज्य सरकार भाई जो मेन सत्ता में है, जो पावर में है, उसी के पास अधिकार होगा। ऐसा नहीं कि अब राज्य सरकारें भी कानून बदलेंगी, कानून बनाएंगी। ठीक है, तो इस वजह से इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 41 का ए हो जाएगा। विधानसभा की गणपूर्ति कोरम का कुल संख्या का कितना हिस्सा होती है? तो 1/10 होती है। राज्य सरकार को कानूनी मामले में सलाह देने के लिए मुख्य अधिकृत कौन होता है? मैंने अभी से कुछ देर पहले आपको बताया था, महान्यायवादी। आर्टिकल 76 में होता है। ठीक है, आर्टिकल 76 में, लेकिन ये राज्य सरकार का नहीं होता, ये तो केंद्र सरकार का वकील होता है। ठीक है, ये तो केंद्र सरकार का वकील होता है महान्यायवादी। तो इसका तो आंसर केंद्र सरकार था। हाँ, मुख्य न्यायाधीश ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, महाधिवक्ता होता है। ठीक है, महाधिवक्ता ये आर्टिकल 165 में होता है। आर्टिकल 165 में इनके बारे में मेंशन कर रखा है। तो महाधिवक्ता क्या होता है? कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए, मतलब वकील मान सकते हो, राज्य सरकार का वकील, आर्टिकल 153 में। राज्य विधानसभा की, अब देखो यहाँ पे फिर क्या है,
आपने ये तो देख लिया कि विधानसभा, विधान परिषद मतलब कि लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है। अब हम थोड़ा सा विधान मंडल देख लेते हैं, ठीक है, विधान मंडल देख लेते हैं। विधान मंडल लिख देता हूँ। ये भी तीन चीजों से मिलकर बना होता है। एक नंबर हो गया आपका गवर्नर, एक तो हो गया गवर्नर, दूसरा हो गया आपका प्रेसिडेंट, विधान परिषद, और तीसरा हो गया आपका विधानसभा। वो कुछ लड़के नहीं स्टेटस डालते हैं अपने अपने पहुंच विधानसभा तक है, वो वाली विधानसभा, ठीक। तो विधान परिषद होता है ना भाई, ये यहाँ पे उच्च सदन होता है, और विधानसभा जो होती है वो निम्न सदन होती है, निम्न सदन। अब इसके लिए क्या एज चाहिए होती है? 25 साल, जो लोकसभा के लिए चाहिए थी, ठीक, 25 साल। हाँ, टाइम पीरियड कितना होता है? 5 वर्ष। विधान परिषद क्या होता है? विधान परिषद के लिए एज कितनी, मतलब कब तक, मतलब वो बना रहेगा पद पे? 6 वर्ष तक। उसके चुनाव के लिए कितनी एज होनी चाहिए? 30 वर्ष। 30 वर्ष, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। गवर्नर का एज कितना होना चाहिए? 35 ईयर, जो प्रेसिडेंट का होता है। वाइस प्रेसिडेंट कितना होता है? 35 ईयर। वाइस प्रेसिडेंट का कितना एज होता है? 35 ईयर। ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई? ओके, तो ये हो गया। तो विधान परिषद उच्च सदन होता है कि सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 500 हो सकती है। अगर मिनिमम पूछ दे तो 40 हो सकती है। मिनिमम पूछ दे तो कितनी हो सकती है विधान परिषद की? 40, मतलब 40 तो होने ही चाहिए, ठीक है, 40 तो मिनिमम होने ही चाहिए विधान परिषद के निम्न, ये मतलब विधानसभा के। आगे चलो, यहाँ पे विधानसभा निम्न सदन होता है। देखो भाई, विधानसभा में कम अच्छा है, जबकि विधान और सभा से बड़ा होता है परिषद, तो उसमें ज्यादा, तो उसके लिए एज कितने साल चाहिए? 30 साल चाहिए। और 30 साल और उसके लिए उनके सदस्यों का जो मतलब वो होता है टाइम पीरियड, वो 6 साल के लिए निर्वाचित होते हैं विधान परिषद वाले, जबकि विधानसभा वाले 5 साल के लिए होते हैं। 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो ये हो जाएगा आंसर 25 वर्ष। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विधान परिषद का विघटन, विधान परिषद उच्च सदन होती है, कभी भी नहीं होता है। विधान परिषद का विघटन कभी भी नहीं होता है। वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है? ठीक है, तो सिंपल सी बात है, देखो मैं बता देता हूँ। पहले 7 राज्यों में थी, अब 7 में नहीं है, अब 6 राज्यों में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। और पहले इस बुक में तो ऑप्शन नंबर शायद बी ही दे रखा है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ठीक है। और कौन कौन से हैं राज्य, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो थोड़ा टिक टाइप में भी लिखा है, तो तेलंगाना है, टी फॉर तेलंगाना है, ठीक है। और उसके बाद यू फॉर उत्तर प्रदेश है, और बी फॉर बिहार है, एम फॉर महाराष्ट्र है, के फॉर कर्नाटक है, ए फॉर आंध्र प्रदेश है, ठीक है। समझ में आ गया? बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ठीक है, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, ये हो गए 6 स्टेट हमने यहाँ पे आपको बता दिए। फिर से आप देख लीजिए आपका एक वो कौन से हैं यार, उत्कर्ष वाले गौरव सर ने मुझे एक बार ट्रिक बताई थी, मैंने आज से काफी दिन पहले एक क्लास उनकी करी थी, उसमें उन्होंने बताया था, बता देता हूँ। तो भी मजा कर, ऐसे करके उन्होंने ट्रिक बताई थी, ठीक है। मुझे वैसे ये वर्ड याद है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। टी फॉर तेलंगाना हो गया, और तमिलनाडु से कंफ्यूज मत होना यार, टी फॉर तेलंगाना हो गया, यू फॉर आपका उत्तर प्रदेश, बड़े स्टेट हैं जो मान लो, यूपी से बिहार हो गया, बिहार के बाद BHI बिहार हो गया, मजा मतलब M फॉर महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। और J फॉर जम्मू था, अब जम्मू हट गया है, कि यार मतलब कर्नाटक हो गया, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों जनजातीय प्रशासन क्षेत्रों से संबंधित है? तो आर्टिकल आपका अच्छा, ये आर्टिकल 214 दे रखा है, ये हाई कोर्ट से संबंधित है, हाई कोर्ट से संबंधित है। इसका आंसर 244 हो जाएगा, आर्टिकल 244 हो जाएगा। जनजातीय क्षेत्रों से कौन सा आर्टिकल है? तो 244। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आर्टिकल 49। भाई सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं की जा रही है, हाई कोर्ट की बात की जा रही है। 49 नंबर पे उच्च न्यायालय की, उच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की बात की जाए या फिर उच्च न्यायालय की बात की जाए, वो आपका राष्ट्रपति ही करता है, तो इसका आंसर राष्ट्रपति ही हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, भारत के संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। काफी देख रहे स्टार, मतलब जब हमने पढ़ा होगा तो थोड़ा सा दिक्कत भरा ये रहा होगा। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? ठीक है, मतलब अगर आपको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति लेनी है, तो आप कम से कम कितने वर्षों तक उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में आपको एडवोकेट होना चाहिए? तो लगभग 10 वर्ष मिनिमम, मतलब आपको 10 साल तो होना ही चाहिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन ग्रहण करवाता है?
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन ग्रहण करवाता है? 52 नंबर। ये एक इजी क्वेश्चन है, तो सिंपल से इसका आंसर राज्यपाल हो जाएगा, 52 का बी हो जाएगा, 52 का बी हो जाएगा, गवर्नर करवाता है। आगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारतीय संविधान का संरक्षक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। गाइस थोड़े से क्वेश्चन और बचे, ज्यादा परेशान मत होना भैया कितना चलेगा, ज्यादा नहीं चलेगा, ठीक है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन, ये हिस्ट्री वाले टाइम का है क्वेश्चन। अब जैसे लाल लेटन आ जाते हैं, ठीक है, लाल लेटन आ जाते हैं, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यही लेके आया था 1776 से 1880 में, ये इनका शासन रहा। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 में आया, तो यहाँ पे मैं 1878 कर लेता है और यहाँ पे 1880 कर लेते हैं। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आए, वो इन्हीं के टाइम में आता है। आर्म्स एक्ट इन्हीं के टाइम में आया 1878 में, ठीक है। लॉर्ड मेयो मात्र एक ऐसे थे, इनके टाइम में भारत में पहली बार जनगणना हुई 1872 में, और इनकी मृत्यु भी भारत में हुई थी अंडमान एंड निकोबार में, ठीक है। लॉर्ड डफरिन की बात कर लेते हैं, हिस्ट्री के टॉपिक है सारे के सारे। लॉर्ड डफरिन 1885 में, जब कांग्रेस की स्थापना हुई ना, तभी ये मतलब वो जो थे ना गवर्नर जनरल, तो ये थे। लॉर्ड रिपन कब थे? 1881 से मतलब लेके 1884 तक यही थे, ठीक है। इनके टाइम में प्रथम वैज्ञानिक जनगणना हुई, एल्बर्ट बिल आया इन्हीं के टाइम में, तो लॉर्ड रिपन थे। स्थानीय स्वशासन का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई? तो वो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम अक्टूबर 2 अक्टूबर को लागू की गई थी। अपना राज्य वो क्या बोलते हैं, मारो राजस्थान में, ठीक है। तो ऐसे भारत में संविधान संरक्षक, ओके। हाँ, पंचायत राज्य संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत क्या होता है? सरकारी अनुदान से होता है। पंचायती राज्य संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत क्या है? तो वो आपका हो जाता है सरकारी अनुदान। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कुछ संविधान संशोधन देख लो यार, ठीक है। संविधान संशोधन आपसे पूछे जा सकते हैं, दो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखना, 73वां और 74वां। वैसे इंपॉर्टेंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन 73वां, 74वां, 61वां, ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए, एटलीस्ट इतने तो पता ही होने चाहिए। 101 चलो 73 क्या है? पंचायत व्यवस्था से संबंधित है, पंचायत व्यवस्था से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन, देखो 10 से बाद के संविधान में संशोधन किए जाते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट तो बोल ही रहा था। 42वां, ठीक है। 73वां हो गया पंचायत से, 74वां आपका नगर पालिका से, 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से। आर्टिकल 61 क्या था? पहले जो उम्र होती थी मतलब 21 साल होती थी चुनाव में वोट डालने के लिए, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा ये उम्र घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है, जनरल गुड्स एंड सर्विस टैक्स से। और 42वां संविधान संशोधन, इसमें अपना 51 मौलिक कर्तव्य है ना भाई, इसमें कुछ शब्द जोड़े गए थे, अखंडता हो जाता है, ठीक है, समाजवादी हो जाता है, एकता और अखंडता वर्ड हमारे 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे, जिसे हम लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं, लघु संविधान संशोधन के नाम से भी जानते हैं, लघु संविधान संशोधन के नाम से भी जिसे हम जानते हैं, वो आर्टिकल ये आ जाता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। 101 जीएसटी, यहाँ पे जीएसटी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जीएसटी सबसे पहले फ्रांस में हुई, सबसे फ्रांस पे हुई, कनाडा के मॉडल पे भारत की जीएसटी ली गई है। आर्टिकल 279 पे है जीएसटी। इस बार जीएसटी 2023 में बैठक कहाँ पे हुई है? नई दिल्ली पे हुई है जीएसटी की बैठक। जीएसटी में 3 प्रकार के टैक्स होते हैं, वैसे तो अगर टैक्स की उसमें संरचना में बांटे तो 5, 12, 18 ये स्लैब्स होती हैं, और वो हो जाता है 28, 32 हो जाता है, वो उनकी स्लैब्स हो जाती हैं, ठीक है, उनके प्रकार। तो हम संविधान संशोधन डिस्कस कर रहे थे। 1-2 मैं आपको और बता देता हूँ, ठीक है, 1-2 और बता देता हूँ यहाँ पे जो पूछा जा सकता है आपके पेपर, वैसे पूछेगा नहीं तो और भी बताने वाले तो यहाँ पे बहुत थे, ठीक है। एक और लिख सकते हो, 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, 86वां संविधान संशोधन। इसमें क्या था कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, ठीक है, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए, वो 86वां संविधान संशोधन था। ये आपको 5000 पता होने चाहिए, ठीक है। तो 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित था। स्थानीय स्वशासन, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, स्थानीय स्वशासन पर किसके नियंत्रण की व्यवस्था होती है? तो स्थानीय जनता के नियंत्रण की व्यवस्था होती है, स्थानीय जनता के नियंत्रण की व्यवस्था होती है। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, तो कौन से संविधान संशोधन? तो सिक्किम अभी रिसेंटली ये सिक्किम देखो कब बना, 1975 में स्टेट बना था सिक्किम, ठीक है। और उसके बाद कौन कौन से संविधान संशोधन द्वारा ये हमें पूछ लिया है, ठीक है। और अगर 14वां का बोला जाए तो 14वें संविधान संशोधन में क्या था? 14वें संविधान संशोधन में भारत का पुदुचेरी को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, ठीक है। और उसके 36वां संविधान संशोधन जो था, इसमें सिक्किम को भारत में मिलाया गया था,
ठीक है, चलिए 1975 में किस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है? मैंने अभी बताया था 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन भी आपका 1970, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, 44वां 1978 में हुआ। ठीक है, 44वां 1978 में हुआ। प्रेस की स्वतंत्रता से यह संबंधित था, प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित था, स्वतंत्रता से यह आपका संबंधित था 44वां संविधान संशोधन। आगे बात करते हैं पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया। ठीक है, पंचायती राज मैंने आपको भी कुछ देर पहले बताया, पंचायती राज आर्टिकल 73 में, नगर पालिका आर्टिकल 74 में। आगे कुछ और क्वेश्चन, बस अभी बस ज्यादा नहीं बचे, और 15-20 क्वेश्चन है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह कहाँ से लिया गया? तो सारनाथ से लिया गया। ठीक है, सारनाथ से लिया गया। ये सब सारे के सारे गौतम बुद्ध से संबंधित हैं, जगह इनका जन्म संबंधित हो जाता है। पहली बात उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई, पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ को दिए, कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई। हिस्ट्री जिस दिन कराएंगे उस दिन आपको ये भी देखने को मिल जाएगा। बात के राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है? तो राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है? राष्ट्रगान के रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में इनको सबसे पहले भारतीय होने के नाते मतलब भारतीय होने के नाते नहीं, इनकी बुक गीतांजलि के लिए इनको नोबेल अवार्ड में मिला। नोबेल स्टार्ट कब हुआ था? 1901 स्वीडन से स्टार्ट हुआ था, अल्फ्रेड नोबेल के नाम से। ठीक है, जिन्होंने डायनामाइट की खोज करी थी। बंकिम चंद्र चटर्जी डेफिनेटली जानते होंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ। ठीक है, सुना है? ध्वज गीत की रचना किसने करी? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद, श्यामलाल गुप्त पार्षद ध्वज गीत की रचना करी, श्यामलाल गुप्त पार्षद। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी की किस बुक से लिया गया है? तो वंदे मातरम कहाँ से लिया गया, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। ठीक है, ऑप्शन है गण देवता, श्रीकांत, आनंद मठ। तो आनंद मठ से लिया गया वंदे मातरम। ठीक है, आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में किस तिथि को मतलब अपनाया गया? वंदे मातरम को मैं यहाँ पे आपको कुछ चीजें बताता हूँ। ठीक है, अपना जो राष्ट्रीय चिन्ह है ना, ठीक है, आप सभी ने देखा भी, सारनाथ देखा हमने, अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया है। कब अपनाया था उसे? ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह हमने उसे कब अपनाया? तो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय ध्वज को हमने कब अपनाया? राष्ट्रीय ध्वज को, ये आपके पेपर में पूछा है, राष्ट्रीय ध्वज का जो शेप है ना वो किस में होता है? तो 3 लंबाई होती है, 2 चौड़ाई होती है। ठीक है, 24 तीलियां होती हैं, ऊपर केसरिया रंग होता है, बीच में सफेद होता है, व्हाइट लिख देता हूँ, और नीचे जो होता है वो ग्रीन होता है। ठीक है, और 3:2 के अनुपात में होती है। ये अपनाया कब गया? 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज हो गया। राष्ट्रगान कब अपनाया गया सर? राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को, राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को। ये पहली बार गाया कब गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन पे गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को, 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था पहली बार। ठीक है, आगे राष्ट्रगीत की रचयिता ये किसने लिखा है? राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रगीत की रचयिता किसने की है? तो डेफिनेटली अभी हम वही डिस्कस करके आ रहे थे, बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है। ठीक है, राष्ट्रगीत की। और कब अपनाया गया? ये अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अपना जो सम्मत है, शक सम्मत है, अपना जो सम्मत है राष्ट्रीय पंचांग शक सम्मत है, 1957 में इसे अपनाया गया था। शक सम्मत राष्ट्रीय पंचांग पर आधारित है। राष्ट्रीय फूल कमल है। राष्ट्रीय फल अगर बात कर लेते हैं तो आम हो जाता है। राष्ट्रीय पशु अगर बात कर लेते हैं तो बाघ हो जाता है। ठीक, राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय वृक्ष अगर बात कर लेते हैं तो बरगद हो जाता है। और कोई राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। राष्ट्रीय जलीय जीव, हाँ 5 अक्टूबर को मनाते हैं भाई, राष्ट्रीय जलीय डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को मनाते हैं। मृदा दिवस हम मनाते हैं 5 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय जलीय जीव 5 अक्टूबर डॉल्फिन डे हो जाता है। ठीक, राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है? सत्यमेव जयते। कहाँ से लिया हमने? मुंडक उपनिषद से लिया है। उपनिषद क्या होते हैं? हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपया हो जाता है। चलिए, तो इसका आंसर हो गया ना, बस मेरा ये क्या था, राष्ट्रीय पंचांग शक सम्मत पे आधारित है, कर लिया ना। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ हो गया। भारत सरकार के वित्तीय लेन देन हेतु मुख्य लेखाकार लेखा परीक्षक कौन होते हैं? तो ये होते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इनकी नियुक्ति भारत का वित्त आयोग आर्टिकल 280 में आ जाता है। ठीक है, वित्त आयोग क्या होता है? जिससे कि ये राष्ट्रपति और राज्यों के बीच के मुख्यमंत्रियों मतलब राज्यों में जो धन चाहिए उनके बीच का कोऑर्डिनेटर होता है।
ठीक है, कि हमें इतना धन चाहिए चीजों के लिए इतना, ये सब आर्टिकल 280 में आता है। वित्त आयोग इसी को बोलते हैं। नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक, ये हो गया आर्टिकल 80 का सी। भारत सरकार के मुख्य वित्तीय लेन देन में प्रमुख होता है लेखाकार एवं लेखा परीक्षक, यही होता है नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक, आर्टिकल 80 का सी। आगे, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें होती है? तो मैंने क्या बताया, सब भारत सरकार के रुपये वाला मामला यही देखता है ना, तो सी नंबर हो जाएगा, नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक। नियंत्रक और मालिका परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रुकिएगा। भारत का नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक राज्य सरकार की आय व्यय जांच संबंधी रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो वही तो मैं आपको पहले बता दिया मैंने, नियंत्रक मालिका रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। किसे सौंपता है? भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो निर्वाचन आयोग की होगी। और किसकी होगी? कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल में 324 में आर्टिकल में अब 3 इनके हेड होते हैं। पहला आपका मेन जो हेड है उनका नाम है राजीव कुमार, मैं नहीं पूछ सकता कुछ कौन से नंबर के हैं, तो 25 नंबर के। पहले कौन थे? जीवी मौलनकर थे। महिला में कौन थी? तो रामा देवी थी। मुख्य चुनाव आयुक्त के अतिरिक्त अन्य चुनाव आयुक्तों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। मैं उतनी देर से 3 चिल्ला रहा हूँ, आपको समझ में आ जाना चाहिए। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की सेवानिवृत्ति की आयु होती है, मतलब रिटायरमेंट की आयु क्या होती है? तो 65 ईयर्स होती है उनके बाहर जाने की एज। ये हमसे पूछ लिया था। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, हमने ये चीज कर ली है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे मिलेगी। यूपीएससी के जो सदस्य होते हैं उनका जो मेन होता है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य, जो आर्टिकल 315 में मैंने आपको बताया था, उनकी एज क्या होती है? आर्टिकल मतलब 65 ईयर्स होती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। ये काफी इजी क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय की केंद्र सरकार का प्रमुख वकील कौन होता है? ये भी क्वेश्चन पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं कि सर केंद्र सरकार का जो प्रमुख वकील होता है वो महान्यायवादी होता है, राज्य सरकार का महाधिवक्ता होता है। ये आर्टिकल कितने में आता है? 76 में आता है। ये आर्टिकल 165 में आता है। ठीक है, वरिष्ठ वकील, देखो कुछ लोग वरिष्ठ वकील लगा देंगे जिनको नहीं पता होगा, तुक्का वाले। हाँ, मतलब कुछ भी नहीं करना होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, थोड़ा सा अब आप यहाँ तक आ गए हो तो आप समझ रहे होगे यार। ठीक है, मैनेज कर लो थोड़ा सा 2-4 मिनट। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, जो पंचवर्षीय योजनाएं हम इकोनॉमिक्स करेंगे तो आपको बता देंगे, उसकी जगह पे हमने नीति आयोग की स्थापना करी 2015 में। कौन सा अधिकारी जो संसद सदस्य न होने के बावजूद संस्था को संबोधित करता है? महान्यायवादी पहले बता चुका हूं। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई? 1964 में हुई। 1964 में हुई। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। संशोधन करना है अगर संविधान में तो कहाँ पे पहल की जाएगी? तो संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है, वो चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, किसी भी सदन में संविधान के संशोधन की पहल की जा सकती है। किसी भी सदन में संशोधन की पहल की जा सकती है। सो गाइज, टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ मिलेगा ऑनलाइन एजुकेशन पे। कोई क्वेरी आई हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में आस्क कर लेना। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से इसका टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे हम ये चीजें क्लियर करेंगे। बाकी थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन। डेफिनेटली मुझे लगता है मैंने जो कराने की कोशिश करी है, इसमें आपका सारा का सारा पॉलिटी जो क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में वो कवर हो गए होंगे। ठीक है, 2-4-5 क्वेश्चन बचे, जैसे कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, वो स्टैटिक का पार्ट है। ठीक है, तो मतलब कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे वो मैं आपको करा चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, आपने मॉक टेस्ट वगैरह नहीं किए हैं जो मैंने आपको शेयर किया टेलीग्राम पे, तो उन पे प्रैक्टिस करते रहो, कुछ करते रहो। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। लाइक कर देना अगर मन हो तो, अदरवाइज कोई बात नहीं। जय हिंद, ऑल द बेस्ट एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।